टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। भारत में अजीब से मामलात आप देख रहे हैं। वहाँ पे आपने मुस्कान नामी बच्ची जो थी, जिसको स्कूल में, कॉलेज में उनके जो जो भी वहाँ पे लोग थे, उन्होंने हैकल किया, बहुत बुरे तरीके से उसको डराया, धमकाया। लेकिन आपने देखा कि क्या उसकी बहादुरी और उसका जो करेज था, वो पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। उसका ज़रा तजिया करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा रही है भारतीय सोसाइटी जो है। और दूसरा एक एक अच्छी खबर कह लें या इम्पोर्टेंट खबर कह लें, वो ये है कि अभी जो रिसेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाइना का विजिट करके आए, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि गवादर के बारे में बाकायदा तौर पर और सीपैक के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। तो उसमें ये हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को भी मेंबरशिप दी जाए सीपैक के अंदर। अब ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंट एक इवेंट हो सकता है, क्योंकि जो उनके लोग हैं, खासतौर पे जो चेंबर्स के लोग हैं, जो वज़रा हैं, वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा एक स्टेप हो सकता है। और साथ-साथ हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, उनके जो एक डेलीगेट्स हैं, वो जिनीवा में हैं इस वक़्त, और वहाँ पे जाके वो एडवोकेट कर रहे हैं कि हमारी सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म की जाएँ, ताकि पाकिस्तान के साथ जो उनके साथ ताल्लुकात हैं और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो उनको आगे बढ़ाया जा सके, ट्रेड हो सके और उनके जो दाखिली मामलात हैं, उनको भी हल किया जा सके। इसके साथ-साथ एक जुड़ा हुआ मामला जो है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की रिकॉग्निशन जो है वो कब होगी, और साथ-साथ एक थोड़ा-सा पाकिस्तान का भी एक छोटा-सा इंटरनल टॉपिक भी है, और वो है पाकिस्तान की जो कैबिनेट परफॉर्मेंस है। रिसेंटली हमने देखा कि सर्टिफिकेट्स वगैरह बाँटे गए, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे कि वो क्या सूरत-ए-हाल हुई है और किस तरीके से और क्या वो केपीआईज़ थे जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वज़ीर दिफ़ा, साबिक सेक्रेटरी दिफ़ा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ख़ास तौर पे जब व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस मैटर्स। जनाब जनरल नईम नईम लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। सबसे पहले ये ज़रा इंडिया का थोड़ा-सा हमें ज़रा समझने में आसानी कर दें कि ये वहाँ पे क्या हो रहा है जिस सोसाइटी में, कि वहाँ पे अब निकाब के ऊपर और हिजाब के ऊपर जो है वो इतने-इतने बड़े हंगामे हो रहे हैं। कर्नाटका में आपने देखा, कल तमाम स्कूल जो है 22-23 जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए और कर्फ्यू वगैरह की नौबत भी आ रही है वहाँ पे। तो ये क्या हो क्या रहा है जी इंडिया में? जी, अगर मैं ये कहूँ कि कुदरती तौर पर हुज्जत पूरी हो रही है। सबसे पहले ये कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि ये पार्टीशन क्यों हुई और हमें अलग होने की क्या ज़रूरत थी। एक तो उसका जवाब बिल्कुल क्लियर आ गया। अभी अभी आपको कभी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी या मुझे कोई दलाइल नहीं देने पड़ेंगे कि जी ये ज़रूरी था मुसलमानों का अलग होना, अलग मुल्क बनाना। दूसरी बात ये कि दुनिया जो कि बहुत बर्दाश्त कर रही थी, बहुत सब्र कर रही थी और मुख्तलिफ उनके जो वाक़यात पेश आ रहे थे मकबूज़ा कश्मीर में, उनको एक पॉलिटिकल मामला समझ रही थी। अब उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि ये तो एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम पैदा हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, और वो अभी रिव्यू करेंगे अपने ताल्लुकात को, अगर वो करना चाहें। ख़ासकर जो सिविल सोसाइटी है दुनिया की, उनको एक आइडिया हो गया कि वो क्या हो रहा है। जो खुद अच्छे सोच के लोग हैं हिंदुस्तान की पॉलिटी में, हिंदुस्तान के मुआशरे में, उनके लिए एक वेकअप कॉल है, बहुत बड़ा झटका है मेरा ख़्याल है। वहाँ से आपने देखा होगा कि आवाज़ें भी उठ रही हैं। जी अब हाँ। उनको ये फ़ैसला करना है और देखना है कि क्या वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वो ये जो जिस किस्म की एक्सट्रीमिज़्म उधर पनप रहा है, उसको नहीं रोक पाएँगे या रोक सकते हैं। तो मेरा ख़्याल वो लास्ट डिच अटेम्प्ट उनकी तरफ से भी जो है वो होगा। तो जब ये तमाम हुज्जतें पूरी हो जाएँगी, तो जो जिस रास्ते पर जा रहा है हिंदुस्तान, जिसको मैं कहा करता हूँ कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के खुद ही अपनी तोड़-फोड़ के सामान पैदा कर रहा है, और शायद ये कुदरत की मंशा है या वो जैसे भी है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। तो ये उस रास्ते पर वो गामज़न हो गए हैं, और मेरा ख़्याल है कि जिसको कहते हैं दे हैव क्रॉस्ड द रूबिकॉन, वो उस लाइन को क्रॉस कर गए हैं, जिसके बाद अभी किसी के ज़हन में कोई अभाम नहीं रह जाना चाहिए कि मकबूज़ा कश्मीर उनके साथ अब नहीं रह सकता। और जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान की, वो अपने लिए अभी कोई सेफ जगह तलाश करेंगी हिंदुस्तान के अंदर ही। जिसका मतलब ये है कि वो इकट्ठे होंगे, हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा अलग करेंगे, काटेंगे। इस सब को अगर रोका जा सकता है तो खुद हिंदुस्तानी रोक सकते हैं।
अगर उनमें कोई ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो कि सारे जो सैलाब की तरह ये एक्सट्रीमिज्म वहां पर हिंदुत्व के रूप में आ रहा है उसको रोकें। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये रुकने नहीं जा रहा। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये भी पता है कि जो वहां पर नेक्स्ट चीफ आने वाले हैं, आर्मी चीफ या पीछे जो लाइन लगी हुई है, वो भी सारे सेफ्रॉन के हमायती लोग हैं। और अच्छा। इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकली और मिलिटरली ये एक सोच जब हो जाएगी तो जरूर ये बहुत बड़ी कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे ये खुद ही पारा पारा हो जाएंगे। ये मेरा तज्जिया है जी। तो फिर आपके तज्जिए के मुताबिक जो आप इशारतन बात कर रहे हैं कि वो एक नया टुकड़ा बनाएंगे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक नया पाकिस्तान बन सकता है वहां पे? जी, उसका नाम जो भी हो, लेकिन मुसलमानों का एक अलग मुल्क बन सकता है या सिख और मुसलमान और ईसाई मिलकर कोई तरतीब दे सकते हैं। साफ ज़ाहिर है कि ये मामला लंबा चलेगा। सबसे पहले उन्हें अपने आप को किसी एक साइड के ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि बिखरे हुए हैं, अक़लीतें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, सिवाय सिखों के जो कि पंजाब में ज़्यादा हैं। मुसलमान खासकर पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं। बहुत कम शहर हैं जहाँ पर उनके थोड़े बहुत वो, तो सबसे पहले तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, आहिस्ता-आहिस्ता हिजरत करनी पड़ेगी किसी एक इलाके में, वहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा करनी पड़ेगी और वहाँ से ये अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और मेरी आँख देख रही है कि ये सारे मामलात उसी तरफ जाएँगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि जो मुसलमानों की हालत वहाँ पे नज़र आ रही है, और जिस आपने देखा है कि इकोनॉमिक जो स्ट्रेटा है, उसमें बहुत नीचे उनको धकेल दिया गया है। पंक्चर लगाने वाले, रेहड़ियाँ चलाने वाले, ये हालत उनकी कर दी हुई है। तो वहाँ पे आप समझते हैं कि मुसलमानों में इतनी जान होगी कि वो रेजिस्टेंस की तरफ आ सकें और वहाँ पे मामलात को आगे लेके जा सकें? जी देखिए, जान तो पैदा होती है, सबसे पहले जज्बा पैदा होता है, हुँ, जो कि पैदा कर दिया गया है, कुछ पहले से मौजूद होगा लेकिन इतना शायद था नहीं जितना अभी ये अपनी हरकतों से पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ दुनिया भी ये सब कुछ देख रही होगी और फिर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बहुत लोगों ने इसको पसंद नहीं किया लेकिन मैं इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। हुँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जब हमारे बोस्निया के मुसलमान सख्त तकलीफ में थे तो उनको भी हमने हाँ, मदद दी थी। तो ये तो साथ अच्छा। है मेरे भाई, ये तो हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए और हमारे जज्बे को भी समझना चाहिए। हम अपने बहन तो भाइयों क्या को ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आप ये समझते हैं कि कश्मीर में भी रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो दम पकड़ेगी, जान पकड़ेगी, और विद इन इंडिया जो मुसलमानों की हालत वो कर रहे हैं, वो भी रिएक्शन आएगा और ये मिल के कोई ना कोई मूवमेंट बन सकती है, और साथ-साथ खालिस्तान के भी मामलात उनके साथ चल रहे हैं वहाँ जी, पे? ये सब चीज़ें एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। हुँ। ये तो बिल्कुल कुदरती बात है, इसमें तो कोई ज़्यादा और फिर उसके नॉर्थ ईस्ट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पे जी, वो जी, सारी वो वो फिर वो तहरीकें चल रही हैं। ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई हैं। और आपको पता है ये सिटीज़न एक्ट के तहत अरसा-दराज से रहने वाले बहुत सारे लोगों को शहरियत से महरूम किया गया है। तो ऐसे-ऐसे काम किए गए हैं कि इसका इसका और कोई मंतकी नतीजा हो नहीं सकता सिवाय इसके कि हिंदुस्तान टूटे। और जैसे मैंने कहा कि आखिरी शायद चंद साल, 2-3 साल का टाइम है जो हिंदुस्तान के सेन लोग हैं, सेन वॉइसेज़ हैं, सेन पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, कि अगर वो कुछ इसको काबू कर गए तो कर गए, वरना आप ये समझें कि ये बात तय हो चुकी है कि हिंदुस्तान जो है, हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि टूटने से पहले वो बहुत गंद मचेगा, इर्द-गिर्द के ममालिक में बहुत प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये वो ममालिक हैं जहाँ हिंदुस्तान के टूटने की जो बाज़-गश्त सुनाई देगी और जो हम सब इससे मुतासिर भी होंगे। पाकिस्तान शायद अपना दिफा कर पाएगा, बाकी 2 मुल्कों का मुझे पता नहीं है। तो बहरहाल एक चीज़ जो आप कह रहे हैं वो ये है कि टूटना बहरहाल ठहर चुका है। जी, लग ऐसे ही रहा है जब तक कि ये अपना तब्दील ना करें, मुझे तब्दीली नज़र नहीं आ रही। मैं तो बल्कि देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा रीइंफोर्स होगी आने वाले दिनों में जो इनका ये एटीट्यूड तो है। तो फिर ये रीइंफोर्समेंट जो है वो शायद ये भी हो सकती है कि जो अगली टर्म है वो भी मोदी साहब को मिल जाए, तो मज़ीद रीइंफोर्स हो जाएगी। जी, अगर वो अगली टर्म मिल जाती है और जैसे मैंने कहा नेक्स्ट चीफ आ जाते हैं जो कि अभी उनके वाइस चीफ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाएगी। उसके अलावा आपने देखा है कि इन्होंने अच्छे तैयारे हासिल कर लिए हैं, एस-400 हाँ। वगैरह ले लिया है। मैं तो हमेशा से कहता रहा अपनी लीडरशिप को कि अब उनमें कमज़ोरी है। जब उठे थे कश्मीरी हुँ, जद्दोजहद के लिए, जब चीन ने उनके ऊपर दबाव डाला था, अभी उनके सारे तैयारे वगैरह चीज़ें नहीं आई थी, तो मैं कहता रहा कि ये है वक़्त कुछ करने का। और मैं ये नहीं कह रहा था कि ओपन जंग करें, मैं ये कह हाँ। रहा था जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं वो आप करें। बहरहाल हमने देर की है, अब चाहे हम चाहें या ना चाहें, जंग हमारे दहलीज तक पहुँच चुकी है।
वैसे जन साहब, आप माशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपने दिफ़ा के हिसाब से काम किया है। क्या ये एक एक अच्छी स्ट्रैटेजी का ये तकाज़ा नहीं होता कि जंग को आप अपने मैदान में रखने की बजाय अगले के मैदान में ले जाएँ? तो क्या ये नहीं जी, होना चाहिए हमारी तरफ? ना सिर्फ ये कि ये तो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, ये तो साफ ज़रा इसके लिए वसाइल ज़्यादा चाहिए होते हैं। एक और भी बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि आराम से एक लेमैन समझ सकता है, सब समझ सकते हुँ, हैं कि जब आपका दुश्मन किसी प्रॉब्लम में हो और दुश्मन वो हो आपका, आपको पता हो, हाँ, तो वो वक़्त होता है हिट करने का। और दूसरी बात ये है कि जो सिनर्जाइज़ चीज़ जिनकी सिनर्जी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर आप बाज़ औक़ात हमने अगर दबाव डालने की कोशिश की हिंदुस्तान पर और कश्मीरी तैयार नहीं थे, तो वो एक डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब कश्मीरी तैयार थे, तो आप तैयार नहीं थे, एक और डिस्कनेक्ट हो हुँ, गया। तो ये हाँ, कनेक्शन जो होता है कि जब वहाँ तैयारी हो और यहाँ भी तैयारी हो, तब बात बनती है मेरे भाई। और ये इस किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ये 10-10, 15-15 साल के साइकिल के बाद आती हैं। एक साइकिल एब्सोल्यूटली। हमने गँवा दिया है, हुँ, अब देखें हम दूसरे साइकिल का कैसे इंतज़ार दूसरा करते साइकिल हैं। कब आता है? अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा-सा ज़रा चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, उसके हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि अ, सुनने में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान को सीपैक में एज़ अ मेंबर जो है वो इनवाइट किया जा रहा है, ताकि वो भी उसमें शामिल हों और ये जो कनेक्टिविटी का जो सिलसिला है वो बढ़ सके अफ़गानिस्तान और फिर आगे से सेंट्रल एशिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक पॉज़िटिव स्टेप है? क्योंकि मैं आज देख रहा था कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी उसको वेलकम किया है और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक रीजनल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा सिलसिला बन जाएगा, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जी। डिस्कस हुआ है ग्वादर पोर्ट की इम्पोर्टेंस और उसकी रेलेवेंस इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स जी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है और ये ख़ासकर ये बात खुशाइंद है कि चीन और पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हम खुद अफ़गानिस्तान यानी कि तीनों बैठ के ये बातचीत करेंगे और मसाइल हल करने के लिए भी क्योंकि मैं हमेशा से ये कह रहा था कि जब भी आप स्पॉयलर्स को साथ शामिल कर लेते हैं ना बातचीत में कि आप कहते हैं जी ट्रैक का प्लस प्लस का मतलब ये कि अमेरिका भाई बात ये है हाँ, कि अमेरिका तो इस हुकूमत के कोलैप्स होने का इंतजार कर रहा है तो एक सिंपल लॉजिक दीवार पे हुँ, लिखी हुई है कि जब भी आप अमेरिका को बातचीत में शामिल करेंगे इसका मतलब है वो बिल्कुल। बातचीत सबोताज होगी लेकिन हुँ, हमारे सहमे हुए ज़हन और डरे हुए दिल अमेरिका के बगैर कोई समझते हैं कि ये एक कदम भी नहीं चल सकते कुछ और भी नहीं हो चलने को सकता। तैयार भी नहीं है और उसने उनको डरा भी रखा है। तो ये बहुत और खुशाइन बात है और ये पहले से मेरा हाँ, ख़्याल है कि तय था जो ज़रा अभी सामने आ गया है कि सेंट्रल हुँ, एशिया को शामिल किया जाएगा हुँ, सीपैक में और ठीक। वो इसमें साफ ज़ाहिर है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है उस लिहाज से अफ़गानिस्तान। अब सिर्फ़ देखना ये है कि अफ़गान इंटरिम हुकूमत जो है उसकी समझ बूझ का उसको मुज़ाहरा करना चाहिए और जो कुछ चीज़ें उसने हुँ, फँसाई हुई हैं उन्होंने, उनके सिलसिले में उनको ज़रा क्लैरिटी की ज़रूरत है। जी। मसलन जी, मसलन ये है कि आप देखा होगा कि ना रशिया उनको हुँ, रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, ना चाइना रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, ना पाकिस्तान हालाँकि हम सब मुल्कों के ये इंटरेस्ट में है कि हम इसको रिकॉग्नाइज़ करें, यहाँ पर हुँ, अपनी हमारी एम्बेसी तो है, सब लोग अपनी एम्बेसीज़ बनाएँ, वहाँ पर रेल-पेल शुरू हो, वहाँ पर तजारत शुरू हो। हाँ, लेकिन 2 वजूहात हैं, एक तो हम सब मुल्कों के अपने-अपने मसाइल हैं, जैसे हमारा मसला टीटीपी का है। हाँ, ठीक। चाइना का मसला ईटीआईएम का है, रशिया का मसला चेचन्स और कुछ और ग्रोहों का है, हुँ, ईरान हुँ, का मसला जो वेलफेयर ऑफ हज़ारात है वो है। तो बजाय इसके कि इसको पैरी ऑफ करें और इस पर बातचीत हुँ, ना करें और इन पर मुआहदे ना करें, अफ़गान हुकूमत को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो बैठ के इन तमाम चीज़ों का हल जो है वो तलाश करें। कोई गारंटी ठीक। जहाँ दे सकते हैं गारंटी दें, जहाँ पर हुँ, कोई किसी पर्सनैलिटी को हवाले करने की बात है वो करें। अदरवाइज़ अगर उन्होंने यही अपना एटीट्यूड रखा तो फिर ये हाँ, लोग जो है ना फिर सोचते रहेंगे भी हम क्या करें? यही वजह है कि डिले हो रही है। आपके शायद आपने कहा था कि आप ये सवाल भी पूछेंगे। तो हाँ, ये हाँ, जो रिकॉग्निशन नहीं हो रही, उन मुल्कों जी, की जी। तरफ से जिनके अपने इंटरेस्ट में है कि वो रिकॉग्नाइज़ भी करें, उनके ये हाँ, वाले मामलात हैं। दूसरा ये है कि जो टोटल हेजेमोनिक कंट्रोल है डॉलर का हुँ, और हुँ, बैंकिंग सिस्टम का अमेरिका ने कायम कर रखा है, वो दूसरी वजह है कि ये लोग सारे खुल के ये बात करते नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो जो चाइना और रशिया की अभी स्टेटमेंट आई है और जिस तरीके हाँ, से ये इलाका भी मज़बूत हो रहा है ऑर्गनाइज़्ड हो रहा है, अपने आप को कर रहा है, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। तो ये मिल बैठकर अगर ये जाके बात करें अफ़गान हुकूमत के साथ कि भई हुँ, ये मसले जो छोटे-छोटे हैं हम सब के हल हों, आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो मेरा हाँ, ख़्याल है कि
ये मामला तय हो सकते हैं। लेकिन ये कोशिश तो हो रही है। वो अफगान डेलीगेट्स भी आते रहते हैं पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली नॉर्वे में हुई उनकी मुलाकातें, फिर उन्होंने अब जो है वो जिनीवा में गए हुए हैं, वहाँ पे लोगों को बता रहे हैं। आर वी नॉट आस्किंग टू मच फ्रॉम देम? जी, वो तो ख़ैर इसमें तो कोई शक नहीं कि देखिए सिर्फ़ 6 माह हुए हैं और आपने देखा होगा कि कोई भी खराबी पाकिस्तान में हो तो उठा के एकदम उँगलियाँ जो है ना हाँ, अफ़गानिस्तान की तरफ का शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक है, वहाँ पे ऐसे इलाके हो हाँ, सकते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है और वो नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें कि 20 साल तक हमारे साथ क्या होता रहा और हमने तो कभी इतना खुल के हाँ, बात नहीं की कि ये अमेरिका करवा रहा है, ये हिंदुस्तान करवा रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी जब लास्ट जो ये वाक़यात हुए हैं खबर ये थी कि जी उनके हैंडलर अफ़गानिस्तान में हैं और ये शुरू हिंदुस्तान से हुआ है। तो बजाय इसके कि हमारी तोपें हिंदुस्तान की तरफ होती हैं और हम कहते हैं कि आपने ये क्यों किया है, हम इसका जवाब देंगे। आपने देखा होगा सारी अंदरूनी तोपें जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ हो गई। तो वो जो एक कहावत है ना पंजाबी की कि कमज़ोर को देखकर मुझे गुस्सा आता है और तगड़े को देख के मुझे रहम आता है। तो ये उस किस्म के हमारे हाँ। एटीट्यूड है। हमें चाहिए कि हम ज़रा रियलिस्ट हो जाएँ और समझ लें कि ये कौन दोस्त है और कौन पटवारी दुश्मन। इलाके में इसको बोला जाता है इस तरह जैसा आप कह रहे जी, हैं। जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा जल साहब आखिर में थोड़ा-सा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये जो पाकिस्तान की जो कैबिनेट में अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ वज़ारतों को सर्टिफ़िकेट्स दिए हैं। उसमें एक वज़ारत कह लें या एक डिपार्टमेंट कह लें, वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न भी है और वो हेड करते हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको किस वजह से दिया गया है, कौन-सी उन्होंने इतनी परफ़ॉर्मेंसेज़ की हैं कि जिसकी वजह से वो फर्स्ट 10 में आ गए हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, उसमें अगर आप जैसे लोग जो थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ था, उसमें ज़ाहिर है नोक-झोंक उन्होंने की होगी। लेकिन क्या इतना बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है कि उनको जनाब उसमें वो डाला गया? बस ये तो आपने देखा होगा कि वो बातचीत में बहुत अच्छे हैं। अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल लेते हैं, उर्दू भी अच्छी बहुत अच्छे शुस्ता तरीके से बोलते हैं। जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उसमें अच्छा स्टांस उन्होंने लिया है और फिर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। यही वजूहत हो सकती है लेकिन मैं अगर बुनियादी बात आप मुझसे पूछें कि किसी भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में ऐसे नहीं किया जाता कि आप अपने कुछ वज़ीरों को बाकी वज़ीरों से ऊपर बताने की कोशिश करें। इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन में आप कहें जी हाँ, फलाने बंदे ने हाँ। बहुत अच्छा काम किया, और उस सेक्रेटरी ने सबसे ज़्यादा ये किया तो आप किसी डिप्टी सेक्रेटरी को, किसी सेक्रेटरीज़ को इस किस्म के दे सकते हैं सर्टिफ़िकेट्स, बट नॉट टू अपने जो हाँ, वज़ीर हैं। आप देखें कि जो आपके बहुत सीनियर वज़ीर हैं, शाह हाँ। महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, और लोग हैं जिनको बहुत पीछे छोड़ दिया गया। वो ठीक है, शायद बर्दाश्त कर लेंगे इसलिए कि फ़रोग़ हाँ नसीम जी, साहब का बड़ा जी। रोल है। जी, जी, वो फ़रोग़ नसीम को तो सही छोड़ा गया है मेरे अपने ख़्याल में। उन्होंने तो अच्छा? जो भी काम किया है, जिस काम में हाथ डाला है उसको ख़राब किया है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। चीफ़ की एक्सटेंशन उन्होंने हाँ, बर्बाद की, जिस तरीके से वो उसको अप्रोच किया। ये फ़ायज़ ईसा वाला जो रेफ़रेंस था जो सदर की तरफ से गया था, बिल्कुल किसी तरीके से वो ठीक नहीं था। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो तो इस हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए इनके साथ है। सॉरी मैं ये बात ये कह रहा अच्छा। हूँ क्या, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है वो जिस तो कहते हैं कि मैंने वो बड़े बहुत ज़्यादा इतने पता नहीं 700 लॉज़ जो हैं वो मैं बदल रहा हूँ और उसमें सारी चेंजेज़ आ जी जाएँगी। मुझे इतना पता है कि वो जो लॉज है उनका तो जब आएगा सामने देखेंगे। जिस चीज में उन्होंने हाथ डाला है जान के या तो खराब किया है या उनको पता नहीं चला कि किस तरीके से ये मैं ज्यादा लॉ को जानता नहीं हूँ। बाकी ये है कि ये तरीका ही मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है कि आप जो है ना मुकाबला शुरू तो कर ये आप दें समझते हैं कि और इसको काउंटर पब्लिक। प्रोडक्टिव है ये स्टेप जो उन्होंने लिया है प्राइम मिनिस्टर जी, ने, ये बिल्कुल काउंटर काउंटर प्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है। बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है, किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ें जो पब्लिक में नहीं लानी चाहिए और अगर पब्लिक में आपने लाना है तो आप इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करें। इंस्टीट्यूशन में जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, हाँ। उनको आप सामने लेकर आएँ। ये ब वज़ीरों को इनाम देना मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई हाँ, अच्छा ये पॉलिटिकल और फिर मूव है। ये है कि उसका कोई क्राइटेरियन भी तो हो ना कि ये केपीआईज़ हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं, यहाँ से पता चल जाएगा जी कि इन्होंने क्या-क्या किया है। तो और जी। फॉरेन पॉलिसी पे तो ये कहते हैं कि हमारी सबसे कामयाब पॉलिसी है तो जी, उसको इसी बात पर चेंज तो मैं क्यों कर हैरान दिया? हूँ। इसी बात पर हाँ, तो मैं हैरान हूँ कि या तो ये है कि कोई ये वो बताएँ कि जी फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या चीज़ की कमी थी हाँ, जो शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं टॉप पे रखा गया। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर अगर कोई 2 इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं परफ़ॉर्म, तो एक आपकी वज़ारत दिफ़ा है, एक आपकी ये फ़ॉरेन ऑफ़िस है। फॉरेन ऑफिस चाहे है। आप जब मैं वज़ारत की बात करता हूँ तो मैं नीचे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारा ठीक जो ठीक फ़ॉरेन ऑफ़िस है, जो फ़ॉरेन ऑफ़िस के ऑफ़िसर्स हैं,
जो ये सारे मामला तय कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं और ये उनके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। तो उनको इग्नोर कर देना, ये दिफा को इग्नोर कर देना, इवन फवाद चौधरी जो है मेरा ख्याल है कि बहुत इन्होंने डिफेंड किया है हुकूमत की कारकर्दगी को। ये बहुत मुश्किल काम है जबकि इतना सोशल मीडिया चल रहा हो। तो ये इन तीन का तो मैं कम से कम स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ कि इनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा जरा बताइएगा कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डिबेट चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? क्या हमें जाना चाहिए उस तरफ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ, या पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए बेहतरीन है? जी देखिए, बात यह है कि इतना आप बड़ी मुश्किल से एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ठीक है कि खराबियां हैं, तो मेरा ख्याल है कि खराबियां दूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी निज़ाम जिसमें अच्छे लोग ऊपर ना आ सकें वो फेल हो जाएगा, और कोई भी निज़ाम जिसमें अच्छे लोग ऊपर आने का इम्कान हो वो जीत जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि एक तो बैलेंस नहीं है सदर और वजीर आजम के पावर में, और वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए पहले ये बैलेंस था। आपको पता है कि सदर इसहाक जब सदर थे, उसके बाद लगारी साहब सदर थे, उसको ये बैलेंस था, और ये तो वो यही कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके अलावा अगर ये आप मौरूसियत खत्म कर दें और अच्छे लोगों को पार्टीज में ऊपर जाने दें और उसकी बुनियाद पर अच्छे वजीर आने लग जाए तो ये बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल है कि बहुत इसमें वो जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि आपको वजीर रखने पड़ते हैं पॉलिटिशियंस में से, जिसका ये प्रॉब्लम होता है कि वो उन इलाकों के माहिर नहीं होते, और वो उस वजारत के में जो अच्छाई है या उस वजारत में जो भलाई है मलाई है उसके हिसाब से वजारतें मांगते हैं कि मुझे ये वजारत चाहिए, मुझे ये वजारत चाहिए। अभी मैं अगर छोटी सी मिसाल दूं कि वजीर दिफा आपके जो है वो क्या कर रहे हैं दिफा में, वो बेचारे तो इंटीरियर मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, उनको इधर फिट कर दिया इसलिए कि वो, तो ये जब वजीर का शुद्ध बुद्धि ना हो उसको उस महकमे की, तो वो हेड कर रहा है, और जबकि ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी पार्टियों में, बदरजाब अतम मौजूद है, उनको आप इग्नोर कर दें और ऐसे लोगों को आगे ले आए जिनको ना, अगर मैं पंजाबी में कहूँ, ना इल का पता ना कुकड़ का पता, तो वो फिर क्या आपका ये काम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो आप टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, उनको फिर लेके आएंगे तो फिर जी बड़ी आसान। ये क्यों बनाई गई थी सेनेट जो है, सेनेट में 1/3 जो है ना टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए थे, और टेक्नोक्रेट्स का ये मतलब नहीं होता कि जितने लॉयर्स हैं आप लॉयर भी रखें, आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी रखें, आप डिफेंस के एक्सपर्ट भी रखें, और उन्हीं को फिर वजारतें दें, या कोई और ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि बेहतरीन लोग जो आपके बेहतरीन ज़हन है उनके पास वजारतें होनी चाहिए। बाकी ठीक है, आप मुल्क चलाते रहे। तो आप जब तक ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एज वी स्पीक आप इस वक्त हक में नहीं है? जी, मैं हक में या खिलाफ के बजाय मैं ये समझता हूँ कि उस तरफ आप जा नहीं सकते, आप ऐसे बंधे हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक कि कोई ऐसा मेरे ज़हन में मुझे नजर नहीं आता कि ये शिफ्ट अगर आप करना भी चाहें, मैं तो इसीलिए इसको डिबेट नहीं करता, क्योंकि ये शिफ्ट मुमकिन नहीं है। ये शिफ्ट एक ही तरीके से मुमकिन है कि कोई ऐसी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, जो शुरू में ये स्लोगन लेकर आए कि हम इस निज़ाम को चेंज करेंगे, और वो अक्सरियत में आए, 2/3 अक्सरियत ले, और वो चेंज लेकर आए। और कोई तरीका है ही नहीं। आप कैसे शिफ्ट करेंगे जबकि जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये सिस्टम सूट करता है, वो किसी भी तरीके से इसकी हिमायत नहीं करेंगे, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? चलें, लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते रहेंगे इसको। जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। पुरदम बतोमाए केशवा तू दानी हिसाब कमो बेशरा, मुझे इसराक सना को जनरल नहीं साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा टीवी हम सब का है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every